नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र सिंह एमएन क्लासेज में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। देखिए, अभी तक हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ ए सेंटेंस, यानी वाक्य के तत्व के बारे में आज की वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ में शेयर करें ताकि वो भी अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ ए सेंटेंस, यानी वाक्य के एलिमेंट्स मीन्स तत्व, सेंटेंस वाक्य यानी वाक्य के कौन कौन से तत्व होते हैं। अब देखिए, वाक्य में मुख्यतः 5 तत्व पाए जाते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट, जिसे हम कर्ता कहते हैं। सेकंड होता है वर्ब, जिसे हम क्रिया कहते हैं। तीसरा होता है ऑब्जेक्ट, जिसे हम कर्म कहते हैं। नंबर 4 होता है कॉम्प्लीमेंट, जिसको पूरक कहते हैं। और नंबर 5 होता है एडवर्ब, जिसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक साहब, वाक्य के कितने तत्व होते हैं? 5 तत्व होते हैं। पहला सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब, तीसरा ऑब्जेक्ट, चौथा कॉम्प्लीमेंट और पांचवा एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। ठीक, सब्जेक्ट के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा यहाँ भी। देखिए, सब्जेक्ट इज ए वर्ड और ए ग्रुप of words सब्जेक्ट इज ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सब्जेक्ट क्या है? एक शब्द है या शब्दों का समूह है। सब्जेक्ट का काम क्या होता है? ये किसी काम को करता है, यानी इसको हम डूअर बोलते हैं। डूअर का अर्थ होता है करने वाला। क्या करने वाला? कोई काम। क्या करने वाला भाई? कोई काम, यानी जिस व्यक्ति या वस्तु के द्वारा, जिस व्यक्ति या वस्तु के द्वारा कोई कार्य किया जाता है, वही क्या होता है? कर्ता होता है, वही सब्जेक्ट होता है। जैसे राम इज प्लेइंग क्रिकेट। राम क्रिकेट खेल रहा है। खेलने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है? राम के द्वारा किया जा रहा है। तो राम सब्जेक्ट हो गया और ये शेष जो बचा वो क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया, इसको विधेय बोलते हैं। इसके बारे में आप बहुत अच्छी तरह से पिछले वीडियो में जान चुके हैं, इसलिए मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा। तो आपको ये बता दिया मैंने, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो गए। राम सब्जेक्ट हो गया और ये इस प्लेइंग क्रिकेट क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। अब इससे नेक्स्ट चलते हैं हम सेकंड वर्ब। वर्ब का मीन्स होता है क्रिया। क्रिया क्या है? क्रिया एक ऐसा शब्द है जिससे किसी कार्य के होने या करने का पता चलता है। वह शब्द जिससे किसी
कार्य का होना या करना पाया जाता है, वही क्या होती है? क्रिया होती है। ठीक है, यानी वह शब्द जिससे किसी कार्य के होने या करने का पता चलता है वो क्या होती है? क्रिया होती है। क्रिया के कई प्रकार होते हैं, उनके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। क्रिया वाक्य का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। यदि मैं ये कहूं बिना क्रिया के कोई भी सेंटेंस नहीं होता है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे वर्ड्स लाइक, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। और एग्जाम्पल देखते हैं। वाटर फ्लोज, ये वर्ब हो गई और ये सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए, यदि हम दोनों को अलग अलग करते हैं, वर्ड्स, इसके बाद अगर मैं कुछ नहीं लगाऊं तो क्या एक सेंटेंस होगा? नहीं, ये केवल एक शब्द होगा। ऐसे इसको अलग करते हैं, वाटर को अलग करें, फ्लोज को अलग करें, तो ये भी क्या हो जाएंगे? शब्द हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों मिलकर के ही एक वाक्य का निर्माण करते हैं। वाक्य की परिभाषा भी मैंने आपको बताई थी। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनी अर्थपूर्ण रचना को ही हम वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर इनका पूरा अर्थ निकल रहा है। बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं। वाटर फ्लोज, पानी बहता है। ठीक, ये हमारी क्रिया हो गई। क्रिया के कुछ भाग और हैं, उनको मैं अलग से बिल्कुल बताऊंगा आपके लिए। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मीन्स होता है कर्म। कर्म का अर्थ होता है कार्य, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा जो कार्य किया जाता है वही क्या होता है? कर्म। यानी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस भी व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है उसी को हम कर्म कहते हैं। इज ए वर्ड, और एक शब्द हो सकता है या शब्दों का समूह भी हो सकता है, और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू विच एन एक्शन इज, यानी जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है, इज डन। कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का जिस व्यक्ति या वस्तु पर प्रभाव पड़ता है उसी को हम कर्म कहते हैं। अब देखिए, अभी हमने क्रिया के बारे में पढ़ा था, तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। क्रिया दो प्रकार की होती है। एक तो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, एक इंट्रांजिटिव होती है। ट्रांजिटिव का मीनिंग होता है सकर्मक क्रिया, एक तो होती है सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, और दूसरी होती है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, सकर्मक का अर्थ होता है कर्म सहित, अकर्मक यानी बिना कर्म के। इसका मतलब हुआ कि जो सकर्मक क्रिया होती है उसके साथ में हमेशा कर्म आता है, और जो अकर्मक क्रिया होती है उसके साथ में कर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है। एक नोट लिख लेते हैं। एक ट्रांजिटिव वर्ब
टेक्स एन ऑब्जेक्ट, यानी ट्रांजिटिव वर्ब के साथ में हमेशा ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, कर्म का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखते हैं, राम इज राइटिंग ए लेटर। राम इज राइटिंग ए लेटर, यानी राम क्या है, एक पत्र लिख रहा है। क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है। तो यहाँ पर राम तो हो गया सब्जेक्ट, इज राइटिंग हो गई वर्ब। क्या देखिए, राम इज राइटिंग ए लेटर, पत्र किसके द्वारा लिखा जा रहा है? राम के द्वारा। क्या काम किया जा रहा है? पत्र लिखने का काम किया जा रहा है। तो इसको ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हम बहुत ही सरल तरीका है, जो हमारी क्रिया है, पहले क्रिया को छांटिए, क्रिया के साथ में क्या और किसको, क्या और किसको लगा करके प्रश्न करना है आपको कि क्या लिख रहा है, किसको लिख रहा है, क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। किसको लिख रहा है, अब यहाँ पर ये नहीं बताया गया है वाक्य में कि वो किसके लिए लिख रहा है। मोहन किल्ड अ स्नेक, मोहन ने सांप को मारा। किसको मारा? सांप को मारा। किसने मारा? मोहन ने। तो किसने मारा? मोहन ने, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब किल्ड हो गई, ये स्नेक, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक साहब, ऑब्जेक्ट के दो भाग होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को बोलते हैं हम प्रत्यक्ष कर्म, और इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर्म। जैसा दोनों के शब्दों से ही पता चल रहा है, प्रत्यक्ष का मतलब होता है जिस पर किए गए कार्य का प्रभाव सीधे ही पड़ता है, यानी कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस कर्म पर अधिक पड़ता है वही प्रत्यक्ष होता है, और जिस पर थोड़ा कम पड़ता है उसे बोलते हैं हम अप्रत्यक्ष कर्म। इसको शॉर्ट में हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, और इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी आई को लिख सकते हैं। अब देखिए, दो प्रकार के हो गए। तो ये दो प्रकार के कब होंगे? जब किसी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट दे रखे हों, वहां पर हम इनको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। अगर किसी वाक्य में एक ही ऑब्जेक्ट दे रखा है तो उसको हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही कहेंगे। जैसे देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, द टीचर taught me grammar। ठीक है साहब। अब यहां पर देखते हैं, द टीचर तो हो गया सब्जेक्ट और taught हो गई वर्ब। अब हमारे पास दो शब्द बचे, एक तो है मी और दूसरा है ग्रामर। अब यहाँ पर इन दोनों को हम देखना है कि ये ऑब्जेक्ट हैं, और ऑब्जेक्ट हैं तो कौन सा ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब देखो, मी क्या क्या लगा करके हमें पता चलता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, और किसको लगाने से पता चलता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। एक और चीज मैं आपको बता दूं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा व्यक्ति होगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वस्तु होगा। कब होंगे? जब दो ऑब्जेक्ट दे रखे हों। अगर किसी वाक्य में केवल एक ही ऑब्जेक्ट है, चाहे वो व्यक्ति है या वस्तु है, सिंगल ऑब्जेक्ट है, तो वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होगा। अब देखो, यहाँ पर क्रिया के साथ में हम प्रश्न करते हैं, टीचर ने
ग्रामर पढ़ाई। किसको पढ़ाई? मी, मुझको पढ़ाई। तो ये तो हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ाई? ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आपके समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्रिया में क्या लगा करके पता किया जाता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्रिया के साथ किसको लगा करके पता किया जाता है। और भी एग्जांपल देख लेते हैं। ही रोट मोहन ए लेटर। उसने मोहन को एक पत्र लिखा। तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट हो गया, रोट वर्ब हो गई, लिखा। अब मोहन और ए लेटर, ये दो शब्द हो गए हमारे पास में। क्या लिखा? पत्र लिखा। तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसको लिखा? मोहन को लिखा। ये हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है साहब, ये आपके समझ में आ गए होंगे। अब देखिए, कई बार क्या समस्या होती है कि जैसे दोनों ऑब्जेक्ट हमारे वाक्य में प्रयोग किए गए हैं, तो हमारे सामने समस्या होती है कि कौन से ऑब्जेक्ट को हम पहले लिखें और कौन से ऑब्जेक्ट को हम बाद में लिखें। ऐसा कोई नियम नहीं है, आप पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी लिख सकते हैं। आप चाहो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिख दो या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिख दो। लेकिन थोड़ी सी समस्या होती है। समस्या क्या होती है? अगर आप पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिख रहे हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू या फोर लगाना होता है। टू या फोर प्रीपोजिशन का प्रयोग करना होता है। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग कीजिए, उसके बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग कीजिए। अब भाई कुछ लोग सोचते हैं कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले क्यों आता है, तो इसका ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन पहले हम इंसान को प्राथमिकता देते हैं किसी भी चीज में, इसलिए हम इसको पहले रख देते हैं और इसको बाद में रखते हैं। ठीक, इसके लिए भी हम वही एग्जांपल देख लेते हैं। ही रोट मी ए लेटर। उसने मुझे पत्र लिखा। अब ये तो क्या हो गया? ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन हमें कैसे लिखना है? पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और उसके बाद में इनडायरेक्ट। ही रोट ए लेटर टू मी। बस कितना अंतर होगा कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उससे पहले हमें क्या लगाना है? टू या फोर का प्रयोग करना है। और देख लेते हैं। मदर गॉट ए रिंग फॉर मी। माँ ने मेरे लिए एक अंगूठी खरीदी। तो यहाँ पर मदर तो हो गया सब्जेक्ट, गॉट हो गई वर्ब, ये रिंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और ये मी हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिससे पहले हमने क्या लगाया? फोर प्रीपोजिशन लगाया। ठीक साहब, तो आपके समझ में आ गया होगा कि अगर दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं तो हम पहले किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा कोई विशेष नियम नहीं है कि पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही आएगा या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। आपको जो अच्छा लगता है उसे आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना होगा, अगर पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हमें टू या फोर लगाना बहुत ही जरूरी है। यदि एक वाक्य में एक ऑब्जेक्ट है तो उसे हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही
कहेंगे, उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही कहेंगे, चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन वो क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। कब, जब वाक्य में एक अकेला होने पर उसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे आई मेट हिम इन टाउन, मैं उससे कस्बे में मिला। ठीक है, यहाँ पर आई सब्जेक्ट हो गया, मेट वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और इन टाउन एडवर्ब हो गई, यानी प्लेस स्थान हो गया। अब यहाँ पर इसको अगर कोई पूछता है कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो हम इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि हमारे वाक्य में केवल एक ही ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए हम छोटे छोटे पार्ट्स में ही आपको सारी चीजें करवाएंगे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।